हेलो एवरीवन। तो अभी हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में कूलॉम्स लॉ। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था, मोटी मोटी अगर सोचें तो अभी हमने पढ़ा था कि जो आवेश होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टू टाइप, प्लस और माइनस। और दूसरा हमने ये पढ़ा था कि अगर ये आवेश प्लस प्लस हों या माइनस माइनस हों, सेम प्रकृति के हों, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन या प्रतिकर्षण। और जब ये आवेश विपरीत उसके हों तो इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण या अट्रैक्शन। तो ये प्रतिकर्षण आकर्षण क्या होता है? हम जैसे बोले दो आवेश एक दूसरे को, ऐसे दो आवेश हैं प्लस माइनस, क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, बल तो होते हैं ये, बल या फोर्स। ठीक, तो यहां से हमें ये तो मालूम पड़ रहा है कि दो अगर आवेश होंगे तो क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे एक बल से। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कितने बल से करेंगे प्रतिकर्षित या कितने बल से करेंगे आकर्षित, इस क्वेश्चन का आंसर दिया था कूलाम ने। तो जो कूलाम्स का लॉ है वो हमें यही बताता है कि जो बल है उसका कितना परिमाण होगा। तो चलो पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। तो बस ये कूलाम्स लॉ अगर पूछे कोई किस लिए यूज होता है, तो कूलाम्स लॉ होता है फोर्स का परिमाण निकालने के लिए। ठीक, चलो अब देखो कूलाम्स लॉ में हम पढ़ते हैं, इधर से लिखते हैं। चलो, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2। तो इसमें समझने वाली दो चीज हैं। सबसे पहले ये आवेश जिस वस्तु पर होगा वो वस्तु कैसी होगी। तो जो कूलाम्स ने दिया था वो दिया था पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज, या इसको बोलते हैं बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्यों लेते हैं और बिंदु आवेश का मतलब क्या है? देखो, अगर मान लो दो वस्तु हैं, एक हमारी ये है बेलन है मान लो, और दूसरा भी मान लो एक बेलन है। इस पे हमने आवेश ले लिया और हम कर रहे हैं कैलकुलेट, फोर्स निकाल रहे हैं। तो देखो, अगर इस पे प्लस चार्ज है, दूसरे वाले मान लो अगर नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी हो सकता है। अब आप निकालोगे इसमें दोनों में फोर्स, हमें पता है कि प्लस और माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो देखो ये इनमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ये पास पास है। इस वाले प्लस माइनस ये और ज़्यादा हो गया, यहाँ वाला प्लस और ये वाला माइनस और दूर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर जिस तरह की वस्तु हम लेंगे, बेलन है तो इनमें अलग अलग होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि चार्ज की दूरी लेने में कभी कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ से यहाँ लें या इस चार्ज से ये लें। तो कूलाम्स ने ये बोला था कि जो हम आवेश मानते हैं वैसी वस्तु पर मान, इसका कोई आकार नहीं होता। आकार किसका नहीं होता, पॉइंट का नहीं होता बस। तो हम पूरा आवेश मानते हैं हमारा एक पॉइंट पे। तो अब देखते हैं क्या ये वास्तविकता में होता है ऐसा। वास्तविकता में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो। पॉइंट का बहुत निम्न होता है, वास्तव में पॉइंट का कुछ आकार नहीं होता। जो कुछ आकार नहीं होता तो कुछ आवेश आएगा ही नहीं उस पर। तो जब भी रियलिटी में पढ़ोगे कभी इसको, तो देखो, तो ज़्यादातर हम स्पेयर लेते हैं। और फिजिक्स में कोई, अब बिंदु का मतलब बहुत छोटा होता है। फिजिक्स में कभी छोटी चीज़ पढ़नी है, ठंडी चीज़ पढ़नी है, गर्म चीज़ पढ़नी है, कैसी होती है, ये होती है सापेक्ष, किसी एक दूसरे रिलेटिव में ले जाते हैं। अगर मान लो इस गोले की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से कोई हम 1 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, अगर दूसरा गोला 1 किलोमीटर पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में 1 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 2 सेंटीमीटर को हम बहुत छोटा मान सकते हैं। तो इसको क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। और दूसरा रीजन ये है, अगर ये गोला है तो इसमें देखो चार्ज जितनी दूर यहाँ से इधर है उतनी दूर यहाँ से इधर है, जितनी, तो हर तरफ क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसका पूरा चार्ज हम सेंटर पे मान सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर फिजिक्स में पढ़ोगे, 100% नहीं, ज़्यादातर पढ़ोगे तो उसमें क्या लेते हैं, गोला ही लेते हैं चार्ज के लिए। और क्या मानते हैं,
पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का मीनिंग समझ आया। और दूसरा कूलाम्स ने बोला था स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्थिर। तो जो भी इसने अपना नियम दिया था वो पॉइंट चार्ज के लिया था, और जब दिया था जब पॉइंट चार्ज दोनों स्थिर हों। स्थिर का मतलब रेस्ट में हो। ठीक, चलो पढ़ते हैं कूलाम्स ने क्या क्या बोला था। तो देखो कूलाम्स ने बोला था कि अगर ये चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है और दोनों स्टैटिक है, और इनके बीच की दूरी अगर हमारी r है, तो कूलाम्स ने बताया कि जो फोर्स होगा, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 और Q2 के दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। ये क्या है, दोनों के परमाणु। इसको लिखना है तो क्या लिखोगे, जो फोर्स होगा, और ये फोर्स कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा इनके नेचर पर। अगर ये प्लस प्लस है तो कैसा होगा, प्रतिकर्षित, प्लस माइनस है तो कैसा होगा, आकर्षित। तो कूलाम ने बोला कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के चार्ज के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। तो लिख दो इस चीज को, लिखोगे तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक हो गया। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा इसने क्या दिया था, दूसरा कूलाम ने देखा था कि जब ये दोनों आवेश हैं, जब पास पास हैं और इनको और दूर कर दिया जाए तो इनके क्या होता है, बल का मान घटता जाता है। तो इसने बोला था कि जो बीच की दूरी है उसके क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। अब ये आर स्क्वायर है, आर क्यू क्यों नहीं आया, आर फोर क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया, ये सब डिपेंड कहते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे। तो उसके एक्सपेरिमेंट से आया था। ठीक, तो ये क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यार दोनों आवेशों के, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ तक डिफरेंस सेम रखना, दोनों आवेशों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। ठीक, अब इस इक्वेशन को दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। हमने डिस्टेंस यहाँ कैपिटल R लिया है, इसको स्मॉल r ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अपॉन r स्क्वायर। और अगर इसको और लिखोगे तो अब इसको हटा देंगे सिंबल को, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो हटाने की जगह। ठीक, तो मैं इसको ए ले लेता हूँ। ए इसलिए लेता हूँ कि आगे के ले लूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। Q1 Q2 अपॉन r। तो ये निकल आया हमारा बल का परिमाण। चलो अब इसको दोबारा से लिखते हैं और इसमें जो टर्म है उनको समझते हैं क्या क्या होता है। हमारे पास है F बराबर A Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब देखो, अभी हमने बताया आपको कि कूलाम ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता। तब एक चीज सोचो, कूलाम ने जो ये नियम दिया था, डेट याद नहीं करना लेकिन समझो, 1785 में थी, 1785 में। तब हमें आवेश को मेजर कर सकते थे क्या हम, ये बता सकते थे कि इस पे इतना चार्ज है? नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये आवेश को मेजर करना कब हुआ, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो गई या इलेक्ट्रॉन के चार्ज की खोज हो गई, तब पता करते हैं हम कि इस पे इतने कूलाम चार्ज है, कि इस पे इतने म्यू कूलाम चार्ज है। जब कूलाम ने किया था प्रैक्टिकल, तब तो आवेश को मेजर ही नहीं कर सकते थे,
तो फिर कूलाम को कैसे मालूम पड़ा कि इस पर ज़्यादा चार्ज है, इस पर कम चार्ज है, या फिर कूलाम ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया? सोचा आपने पहले? चलो बताते हैं आपको कैसे किया। ठीक, तो देखो जब ये कूलाम ने एक्सपेरिमेंट किया था तो कूलाम को इन चार्जों की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी। उसे नहीं पता था कि इस पर कितने म्यू कूलाम चार्ज है, इस पर क्या चार्ज, उसे कुछ नहीं पता था। फिर उसने कैसे किया प्रैक्टिकल? तो देखो इससे पहले वीडियो हमने आपको पढ़ाया था मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, तो उसने उसी का दूसरा मेथड यूज किया था। दूसरा मेथड कौन सा था? हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कूलाम ने क्या किया, बहुत सारे स्पेल ले लिए, एकदम सेम मटेरियल के, सेम रेडियस के। तो सबसे पहले इसको चार्ज कर लिया। चार्ज कैसे करोगे? चार्ज बॉडी लाया, वो चार्ज बॉडी कहाँ से आई होगी? वो आई फ्रिक्शन वाले मेथड से। तो पहले चार्जिंग जो पढ़ाया था हमने बॉडी को चार्ज करने का तरीका, उसमें से पहला मेथड फ्रिक्शन वाला। तो पहले फ्रिक्शन से इस रॉड को चार्ज किया, और जैसे इस रॉड को इससे टच करोगे तुम, तो कल बताया था हम वीडियो में, इस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो कूलाम को ये नहीं पता था कि इस पर चार्ज कितना आएगा, कितना को, उसे चार्ज का परिमाण नहीं पता था, लेकिन कुछ तो आया होगा। तो चलो उसने मान लिया चार्ज में क्यू आया होगा। अब उसने क्या किया, उसके बाद बहुत सारे गोले हैं। अब इसने इसी गोले से एक दूसरा गोला टच किया। दूसरा गोला कैसा है? जिसकी समान रेडियस है, समान मटेरियल है। जब इससे टच करोगे तो इस पर भी चार्ज आ जाएगा। अब इन पर चार्ज आएगा, वो हो जाएगा Q/2 और Q/2। अब एक गोला और लिया उसने, उस गोले को इससे टच किया, इससे टच करोगे तो फिर चार्ज डिवाइड हो जाएगा इनमें। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा तुम्हारा? अब जो नया चार्ज होगा Q/4, Q/4। ठीक, अब अगर इससे और गोला टच कर दोगे दूसरा वाला तुम, तो इस पे आवेश कितना आ जाएगा? Q/8, और इस पर आ जाएगा Q/8। अब देखो हमें कितना आवेश है उसका एग्जैक्ट परिमाण तो नहीं पता है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि इस पे चार्ज Q/2 है, इस पे चार्ज Q/4 है, इस पे Q/8 है, इस पे। तो अब करा सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अब इसके बीच में बल कर सकते हैं कैलकुलेट, इसके बीच में कर सकते हैं, इसके बीच में कर सकते हैं। अलग चार्ज है, ऐसे उसने Q/16, Q/2 इनके बीच में कर सकते। तो यही कूलाम ने किया था। अब दूसरी बात यह है कि कूलाम ने फोर्स कैसे मेजर किया था फिर? तो इसके लिए कूलाम ने अपना बनाया था एक टॉर्जन बैलेंस। तो वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसकी वीडियो बना देंगे, आसान है वो भी बहुत काफ़ी। तो ये समझ में आ गया आपको? कोई आपसे पूछे कि Q1 Q2 कूलाम से निकाला कि परमाणु के समान पास होता, तो कैसे निकाल लिया? उस टाइम पे तो हमें चार्ज को मेजर करना ही नहीं आता था ना। जब मेजर नहीं करना आता, उसने खुद बता दिया कि परमाणु तो पता ही नहीं आता क्या है। तो उसने परमाणु कैसे निकाले थे? ये वाला मेथड था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलो अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा। चलो तो अब थोड़ी बहुत बात करते हैं इस ए के बारे में। ए क्या है? इस ए को देखो कूलाम कांस्टेंट ही बोलते हैं, या स्थिर वैद्युत नियतांक भी बोलते हैं इसको, स्थिर वैद्युत नियतांक। अब देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है। अभी हमने बोला कि स्थिर वैद्युत नियतांक कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, इसकी वैल्यू कहीं डिपेंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन डिपेंड कर रही है इसकी वैल्यू। इसका मतलब क्या? तो इसको कांस्टेंट बोले या ना बोले? फिर देखो कांस्टेंट तो बोलेंगे। कांस्टेंट में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, या जैसे आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण में, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा, जी पढ़ लिया आपने। तो अब पढ़ा आपने जी की, जो जी डिपेंड नहीं करता किसी पर, जो वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पर जो ए है ये डिपेंड करता है। किस किस पर डिपेंड करता है वो हमें समझना। तो देखो
सबसे पहली चीज़ जिस पर डिपेंड करता है ये वो होता है कि सिस्टम ऑफ यूनिट, किस चीज़ में हम मापन कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं मापन पद्धति या सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखो, अगर हम ऐसा यूनिट लेते हैं तो उसमें अलग वैल्यू आती है इसकी, और अगर CGS लेते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू 1 होती है। और ऐसा यूनिट में इसकी वैल्यू जो हमने पढ़ी है वायु निर्वात के लिए ये 1/4πε0, इसको लिखते हैं अभी। और समझना ये है कि दोनों में अलग अलग आता है। और दूसरी चीज़ होती है, ये डिपेंड करती है माध्यम पर। तो कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाए और लिखा आ जाए कि जो फोर्स कूलम के होता है किस पे डिपेंड करता है, आवेश की इकाई पे, दूरी की इकाई पे, या फिर मापन पद्धति पे, तो आपको क्या बताना है कि तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा। अब देखो इसकी जो एक वैल्यू और लिखते हैं K बराबर 1/4πε। ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट को आपने 3 कांस्टेंट से और लिख दिया, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ε0 कांस्टेंट। अब देखो ये तो हमेशा कांस्टेंट है, 4 वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये अगर ये हमेशा किसके लिए ले लो, वायु के लिए लिखते हैं। वैसे अगर ε लिखोगे तो किसी मीडियम के लिए हो जाएगा। 3 चीज़ें हो गई इसमें। अब जो मेन समझने का हमारा है वो है ये ε। ठीक, K की वैल्यू लिख लो जो वायु के लिए पढ़ते हैं। ये 8.9 समथिंग होती है, वो पढ़ना नहीं है हमें, हमारे जो हमेशा काम आएगी वो आएगी 9 × 10⁹। अब इसकी इकाई लिख दोगे, तो इसकी आ जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारी K की वैल्यू होगी। अब थोड़ा पढ़ते हैं एप्सिलॉन क्या होता है इसमें। देखो एप्सिलॉन डिटेल में तो हम पढ़ेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे संधारित्र वाला, कैपेसिटर। अभी इसको समझ लो, इसको बोलते हैं वैद्युतशीलता माध्यम की, वैद्युतशीलता, या इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। ये होती क्या है, देखो ये हमेशा जो होती है ये किसके लिए होती है, कुचालक के होते हैं। कुचालक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। अगर कंडक्टर के लिए क्या होगा, फिर कंडक्टर के लिए या तो नॉट डिफाइंड बोल देते हैं इसको, और या फिर बोल देते हैं इनफाइनाइट। ठीक, तो अब देखो इससे अपने आप समझ जाओगे आप। अब क्या है कुचालक, कुचालक का मतलब ये मान लो कोई एक मटेरियल है, जैसे हमने कुचालक बोला इसका मतलब है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें आवेश होगा, वो मूव नहीं करेगा। अब एटम तो होंगे, एटम ये एटम है, हर एटम में प्लस माइनस भी होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी, तो ये घूमता रहता है। एटम क्या होता है, एटम नहीं घूमता, एटम तो वहीं रहेगा। और ये क्या करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम क्या करता है, एटम अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करता है, एटम की भगता नहीं, ये पोजीशन है, एटम ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन रहेगा अपनी पोजीशन पे। तो जैसे ही अगर आप कोई चार्ज लाओगे, पॉजिटिव चार्ज कुछ भी लाओगे, तो ये क्या पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो ये माध्यम अपने जो एटम है उनको करेगा परमिट, किस चीज़ के लिए, इस डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए। इसके जितने भी एटम होंगे वो ऐसे अरेंज हो जाएंगे। तो जैसे नाम दिख रहा है आपको परमिटिविटी, मतलब ये क्या करता है, परमिट करता है। किसको करता है, अपने एटम को जो ये चार्ज है इसके अकॉर्डिंग अरेंज होने के लिए। तो फिर ये क्या करेगा, ये हमेशा इस चार्ज और दूसरा चार्ज होगा इसके बीच में क्या डालेगा, बाधा। तो जितनी ज़्यादा वो विद्युतशीलता होगी उतनी बाधा ज़्यादा डालेगा, और उतना ही जो तुम्हारा जो फोर्स निकल के आएगा वो हमेशा कम निकल के आएगा। इसकी डिटेल बढ़ेगी कैपेसिटर वाले में, अभी इतना ही समझो। चलो और एप्सिलॉन के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। अभी एप्सिलॉन को पढ़ने के लिए अपने इसमें 2 तरह से पढ़ते हैं। एप्सिलॉन 0 लिखा हो या एप्सिलॉन नॉट लिखा हो, इससे पढ़ते हैं वायु अनिर्वात। और अगर एप्सिलॉन लिखा हो तो किसी भी माध्यम के लिए पढ़ लेते हैं इसको।
किसी भी माध्यम। अब देखो, अब जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम ना तो सीधा एप्सिलॉन पढ़ेंगे ना एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ते हैं, इन दोनों का अनुपात पढ़ते हैं। अब देखो एप्सिलॉन जो होता है वो वायु के लिए सबसे कम होता है। अब चाहे वायु या निर्वात छोड़े किसी माध्यम को निकालो, किसी भी माध्यम के लिए, तो इससे हमेशा ज़्यादा ही आएगा। तो अब हम पढ़ते हैं इससे तुलना करके, निर्वात से तुलना करके, निर्वात से कितना ज़्यादा है। अगर उसका 2 गुना है एप्सिलॉन, इसका मतलब है कि जो फोर्स होगा वो 2 गुना कम लगेगा। तो हम जो जब भी पढ़ते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये पढ़ते हैं, इसका रेशियो। इस रेशियो को या तो ये बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्ष विद्युतशीलता, और या इस टर्म को लिख देते हैं कि इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक, या बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, अब देखो जैसे हमने बताया आपको, तो के की वैल्यू ऐसे लिखोगे ये अपॉन एप्सिलॉन। अब मैंने बताया कि जो वायु के लिए होता एप्सिलॉन होता है वो सबसे कम होता है। तो अब जो ये ई आएगा वो हमेशा इससे वायु से ज़्यादा ही होगा। अब जब 2 संख्याओं का भाग दोगे, पहली संख्या ऊपर वाली संख्या हमेशा ज़्यादा हो, तो के की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1। तो के की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। अब देखो वायु के लिए तुलना करते हैं, तो वायु के लिए जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम के की वैल्यू 1, और वायु के अलावा किसी और माध्यम के निकालोगे तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें के की वैल्यू दी गई होगी, लेकिन कुछ वैल्यू है हमें किताब में दे देता है। के की जो वैल्यू होती है किसके लिए, वाटर के लिए, वाटर या जल, तो के की वैल्यू जो निकल के आती है वो 8.4 समथिंग आती है। और ये भी डिपेंड करती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या आएगी, प्रेशर पे क्या आएगी। ठीक, सॉरी 80.4। लेकिन अब हमने ऊपर के का मान देखा था 9 × 10⁹ ये वाला। अब जब भी करेंगे इसके न्यूमेरिकल, तो जब 80.4 में भाग देंगे तो क्या आएगा, कुछ नंबर पॉइंट में आएंगे। तो ये नंबर पॉइंट में ना आए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसके लिए वाटर की मान लेते हैं 81। एग्जैक्ट 81 नहीं होती है कभी। ठीक, और के की वैल्यू अगर निकालनी हो किसके लिए, चालक के लिए, तो वो होती है इन्फिनिट। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर फोर्स लिखोगे ऐसे 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ठीक, एप्सिलॉन की जगह क्या ले सकते हैं, जैसे ये है, यहाँ से ऑल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन टू के। यही हम अपने ज़्यादातर पूरे हर न्यूमेरिकल में ये चीज़ याद करने वाले, यूज करने वाले हैं। तो इस चीज़ को वस्तु में थोड़ा याद रखना है बस। तो यहाँ रखोगे एफ बराबर तो क्या आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन के Q1 Q2/r²। अब के की वैल्यू अगर चालक है तो क्या होगी, इनफाइनाइट, और फिर एफ क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई माध्यम है कंडक्टर, वहाँ आपने अगर चार्ज रख दिए तो उनके बीच में अट्रैक्शन 0 होगा। कैसे होगा ये आप थोड़ी रिसर्च करो, ठीक है, नहीं तो अगली वीडियो में बताते हैं आपको। चलो, तो यहाँ तक बस क्या क्या समझा हमने एक बार लिख देते हैं, फिर इनके कुछ केस पढ़ते हैं। देखो अभी हमने बस इतना समझा, एफ जो होता है वो 1/4 एप्सिलॉन होता है, Q1 Q2 चार्जेस, और जो एप्सिलॉन होता है वो हमारा एप्सिलॉन टू के भी लिख देते हैं इसको। और के की वैल्यू जो होती है वो वायु के लिए 1 होती है, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए इन्फिनिट होते हैं, और वाटर के लिए 81 ले लेते हैं। बस अभी इतनी चीज समझे। अब देखो इसके अलग अलग केस देखते हैं, 3-4 केस देखेंगे।
कि अगर किसी दो आवेशों के बीच में माध्यम चेंज कर दिया जाए तो उसके बल पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो पहला केस समझते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो समान आवेश हैं। समान आवेश का मतलब है कि इनके परमाणु समान है। तो चलो Q और Q ये रहे, कैलकुलेशन आसान है इसलिए दोनों को समान ले लेते हैं। Q और Q जिनके बीच की दूरी r है और ये किस में रखे जा रहे हैं, पहले वायु में। अब वायु की जो वैद्युशीलता होती है वो एप्सिलॉन होती है, ठीक। और दूसरी चीज़ बोल रहा है यही दो समान आवेश Q को दूरी, इनकी दूरी हमेशा यही r है और माध्यम वैद्युशीलता है एप्सिलॉन। तो अभी ये पूछ रहा है कि जो बल लगेगा वो किस में ज़्यादा लगेगा। देखो अब इसमें कितना लगेगा, इसमें जो फोर्स होगा अपना वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। इसमें करोगे कैलकुलेट, चलो इसको F' मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन और ये Q/r²। अब देखो इस एप्सिलॉन में क्या लिख सकते हैं। अभी हम क्या पढ़ते हैं, जितना भी चैप्टर में पढ़ेंगे हमेशा क्या पढ़ेंगे, सापेक्षिक चीज़ें। तो E को लिख सकते हैं हमारा एप्सिलॉन इंटू के। अब यहाँ इसमें लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, F' इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। चलो अब अगर दोनों इस इक्वेशन को और ये इक्वेशन सेकंड है, इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, देखो F/F'। ऊपर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। नीचे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/r²। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये 4 पाई एप्सिलॉन ये भी हो जाएगा। ये बचेगा नीचे तुम्हारा 1/k, ये सबसे ऊपर आ जाएगा फिर। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी F/F' इक्वल टू K/1। अब देखो K की वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन K की वैल्यू सिर्फ वायु के लिए ही होती है 1। बाकी हर जगह K की वैल्यू जो होती है किसी माध्यम के लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली वैल्यू है हमेशा F/F' ये ग्रेटर देन 1 होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो जो हमारा F वायु होगा वो हमेशा F माध्यम। तो वायु के अलावा ये आवेश कहीं भी रखे हों हमेशा बल उसका कम ही होगा, और जो बल हमेशा ज़्यादा होगा वो किस में होगा, वायु। चलो अब इसका दूसरा केस देखते हैं। तो चलो अब देखते हैं दूसरा केस। तो दूसरा केस ये कह रहा है कि जो आवेश हैं Q दोनों का मान समान है, दूरी है अभी रखें निर्वात में तो इनकी दूरी r है, और किसी माध्यम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब ये बोल रहा है कि वायु तथा माध्यम में बल समान है। बल समान मतलब कि जितने बल की वैल्यू यहाँ आ रही है उतनी बल की वैल्यू यहाँ आ रही है। तो बता रहा है r और r' में क्या संबंध होगा। देखो बहुत आसान है। तो पहले निकालो इसका बल। इसका तो K जो होता है वायु के लिए वो हमेशा 1 होता है। तो अगर यहाँ आप F निकालोगे तो क्या आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये किसके लिए हुआ, वायु के लिए। अब देखो इसके निकालोगे माध्यम के लिए फोर्स, चलो इसको लिख देते हैं F मीडियम। लेकिन ये बोल रहा है कि दोनों बल समान है तो F ही लिख लो। F 1/4 पाई एप्सिलॉन ये कर सकते हैं हम एप्सिलॉन इंटू के Q/r²। अब देखो जब इसने बोल दिया कि दोनों बल समान है तो इन दोनों वैल्यू को बराबर रख दो। अब बराबर रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², यहाँ रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q/r²।
आर डैश स्क्वायर। अब देखो ये सेम है, कैंसिल आउट, क्यू क्यू सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 1/r² बराबर 1/k आर डैश स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं, चाहे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी करो। आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा r1² इंटू के आर डैश स्क्वायर। अब यहाँ से r निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा आर डैश अंडरवुड में। ये रिजल्ट बहुत काम का है। काम का मतलब ये है कि जब भी आपको 2-3 मीडियम दिए गए हैं तो देखो, तो अब पूछा है कि बल कितना होगा। हमें पता है कि अगर इन दोनों में समान बल कब लगता है, जब r की दूरी ये हो। तो अगर किसी माध्यम का k दिया हुआ है, ठीक, और उसकी दूरी हमें पता है, हम चाहें कि वो निर्वात में किस दूरी के बराबर होगी, तो इसको बोलते हैं निर्वात दूरी। निर्वात में दूरी, ये आवेशों के बीच की दूरी है, और ये आर डैश क्या है? किसी माध्यम की दूरी। किसी माध्यम की दूरी। तो अगर किसी क्वेश्चन में 2 चीज़ आ जाए और हमें क्या करना है, वायु में कन्वर्ट कर लो पूरे को, तो इस वाली आर को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी इसका तीसरे केस में, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखते हैं इसका तीसरा केस। तीसरा केस ये है कि जब 2 आवेश हैं, इनके बीच की दूरी r है, और इनके बीच में एक t चौड़ाई की एक, चाहे कांच हो सकता है, मोम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसको बीच में अगर रख दिया जाए तो इसके बीच में टोटल फोर्स निकालेंगे, वो कितना आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल हमारे किताब बहुत आएंगे। तो देखो अभी इसमें क्या यूज करेंगे हम, इसमें यूज करेंगे जो हमने अपने सेकंड केस में बताया था। सेकंड केस में क्या बताया था आपको कि जैसे r है और r डैश के, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि अगर ये r डैश दूरी हो के मीडियम में, उसको अगर वायु में कन्वर्ट करना चाहो तो उसको इस डिस्टेंस पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उतनी डिस्टेंस अगर हम वायु में ले लेंगे तो उनका फोर्स बराबर रहेगा, वो हमने पढ़ा था क्वेश्चन। अब देखो, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ये देखो सबसे पहले देखो वायु में डिस्टेंस कितनी है। चलो एग्जैक्ट वायु में दूरी देखो। अब वायु में दूरी देखो पूरी r है, r में से t नहीं है बस ये, तो r - t दूरी किस में होगी? वायु में। माध्यम में दूरी कितनी है? माध्यम में दूरी हमारी t है और इसका कांस्टेंट कितना है? k। अब देखो माध्यम में अगर दूरी k है, कांस्टेंट k है, इस दूरी को अगर हम क्या करें वायु में बना लो। अब जैसे ही दूरी को वायु में बना लोगे तो सब दूरी वायु में हो जाएगी, सीधा फोर्स लगा सकते हो। अब देखो वायु में बनाने के लिए क्या बताया था, वायु की दूरी √k। इसका प्रूफ हमने किया था सेकंड उसमें। ये जो दूरी निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी? तुम्हारे वायु की दूरी। अब देखो वायु में ये दूरी वायु में होगी, ये दूरी वायु में, फोर्स निकालना, टोटल दूरी निकाल दो। तो अब जैसे ही अगर आप फोर्स निकालोगे तो कांस्टेंट लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ के नहीं लगाए क्योंकि किसका लगाना, वायु के लिए 1 होती है। अब दूसरा लगाओगे Q1 × Q2 अपॉन r²। तो बस r का ही खेल करना है। r कितना है हमारे पास वायु में? r - t, ये हुआ, प्लस t⁻, इसका स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, और वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा सर। अब देखो अब इसका और अच्छा केस बनाते हैं। अब मान लो तुम्हारे ये मीडियम है, चार्ज है Q1 Q2। तो बेसिकली हमें क्या निकालना, वायु के बराबर दूरी निकाल लेनी है और कुछ नहीं करना। इसमें ये मीडियम रखा हुआ है T1
K1, ये रख दिया T2 K2, एक और रख दिया हमने T3 K3, और इसकी पूरी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो हमारी है R। अब निकालो इसका फोर्स कितना होगा। तो देखो आसान है, क्या करना है, सबसे पहले बाइयों की दूरी निकाल लो। देखो बाइयों की दूरी कितनी होगी हमारे पास, टोटल तो वैसे R दूर डिस्टेंस है, ये बाइयों में नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो इसको घटा दो, तो R माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये डिस्टेंस आएगी बाइयों के, और ये किसकी है, माध्यम की। अब जो इन दूरी को भी चेंज करना है किस में, बाइयों की दूरी में। तो बाइयों दूरी चेंज करना बताया था, कैसे करते हैं, T1 अंडर रूट K1, ये इसकी बाइयों की दूरी आ गई, इस पर बाइयों की दूरी बनाओगे तो प्लस T2 अंडर रूट K2, इसको भी चेंज करोगे बाइयों की दूरी में तो क्या आ जाएगा, T3 अंडर रूट K3। अब देखना T1 की वैल्यू पेपर में देगा ही, तो मैं K1 की वैल्यू देगा, ये बाइयों की दूरी, ये बाइयों की दूरी आ गई, तो फोर्स निकालोगे तो सिंपल सब बाइयों में निकाल देना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन Q2, R इसको लगाना, नहीं तो R जाए क्या लगाना है, R आपको लगाना है R माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 प्लस लगा दो T1 अंडर रूट K1 प्लस T2 अंडर रूट K2 प्लस T3 अंडर रूट K3, ये हुआ। अब इसका पूरे का स्क्वायर, सबकी वैल्यू लगा दो, ये तुम्हारा फोर्स निकल आएगा। चलो।